हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे टीडीएस कॉन्सेप्ट, जो कि आपका जीएसटी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पेपर में हर बार आता रहता है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप सभी हमें को बताएं कि एमआईएस का पेपर आपको कैसा गया था, और अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी हेल्प करी है सो प्लीज़ इस वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप में प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं टीडीएस कॉन्सेप्ट से। सो टीडीएस कॉन्सेप्ट कब आया था? टीडीएस कॉन्सेप्ट आपका 1 अक्टूबर 2018 में ये इंडिया में आया था। इससे पहले जो टीडीएस कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आ चुका था, बट वो जीएसटी में ना आके वो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आया था। ठीक है, अभी टीडीएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। क्या बोला? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। भाई टीडीएस एक जरिया है, एक मेथड है टैक्स को कलेक्ट करने का। क्या ये एक जरिया है क्या? और ये एक मेथड है टैक्स को कलेक्ट करने का। और टीडीएस एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है टैक्स इवेशन को बचाने का, मतलब कि टैक्स चोरी को बचाने का ये एक इंस्ट्रूमेंट है। टीडीएस के जरिए गवर्नमेंट को रेगुलर टैक्स की पेमेंट आती रहती है और टीडीएस के जरिए आपकी टैक्स की चोरी बहुत कम हो जाती है। ठीक है भाई, टीडीएस क्या होता है आप सभी को पता चल गया, टीडीएस क्यों आया था आप सभी को पता चल गया। लेकिन टीडीएस का एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है वो पढ़ते हैं। टीडीएस का मतलब है भाई एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड बाय द रेसिपिएंट। क्या बोला मैंने? बाय द रेसिपिएंट, नॉट बाय द सप्लायर। इसमें जो रेसिपिएंट होता है वो एक सर्टेन परसेंट, जो कि आपका 2% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोले? 2% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, नॉट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो टैक्सेबल सप्लाई के जो टैक्सेबल सप्लाई की एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेसिपिएंट काटता है, और जो वो पेमेंट काटता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देता है, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि एक्चुअल में सप्लायर की कितनी वैल्यू की सप्लाई हुई थी। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड बाय द रेसिपिएंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। भाई सप्लायर को पेमेंट करते वक्त वो एक सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट काट लेता है और वो सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता है, वो आपका टीडीएस कहलाता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया? हाँ जी भैया आ गया। क्यों आया था पता चल गया, क्यों गवर्नमेंट का इसका आने के पीछे की रीज़न क्या था, इसका फ़ायदा क्या है, कब आया था, ये सब हमने पढ़ लिया। अब एक्चुअल में इसको कौन डिडक्ट कर सकता है? कौन डिडक्ट कर सकता है? इसमें दो पार्टी होती हैं भाई, सप्लायर और रेसिपिएंट। यहाँ पे जो डिडक्ट करता है, मतलब कि जो रेसिपिएंट है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम इसको डिडक्टर बोलेंगे। अभी जो सप्लायर है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहाँ पे डिडक्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिडक्टी। यहाँ तक समझ में आ रही है? हाँ जी भैया आ रही है। सो यहाँ पे एक्चुअल में डिडक्टर कौन होता है वो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी करी थी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि भाई एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, उनके पास राइट है टीडीएस को काटने का। एनी गवर्नमेंट एजेंसी, एनी लोकल अथॉरिटी या फिर एनी पर्सन एज मे बी नोटिफाइड, वो नोटिफाइड के जरिए जो पर्सन बोलेंगे, या फिर जो ये आपकी 3 कैटेगरी है, इनके पास राइट है टीडीएस को काटने का। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिखा है नीचे? एनी पर्सन एज में नोटिफाइड। सो एक ज़्यादा दिखाता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी निकाल दी है कि कौन कौन सी कैटेगरी है। सो उसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी और हैं। एनी अथॉरिटी और बोर्ड इन विच गवर्नमेंट होल्ड 51% शेयर और मोर इक्विटी। बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उनके पास राइट है टीडीएस को काटने का। एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर एनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई सी भी बिजनेस जो कि आपका लाइक एनजीओ ट्रस्ट, जो कि आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनके पास भी राइट है टीडीएस को काटने का। यहाँ पे लिखा है हाउ मच परसेंट टीडीएस हैज टू बी डिडक्ट। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कौन कौन टीडीएस को काट सकता है, बट कितना परसेंट काटना है वो आपका आएगा यहाँ पे
2%, यहाँ पे 1% नहीं है, यहाँ पे आपका 2% आएगा, राइट यहाँ पे आपका 1% नहीं, यहाँ पे आपका 2% आएगा इन द केस ऑफ IGST एंड 1% इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट, मतलब कि 1% ऑफ CGST एंड 1% ऑफ SGST। ठीक है, यहाँ पे आपका 2% ओवरऑल अमाउंट कट होती है पेमेंट करते वक्त। भाई 2% किस पर कैलकुलेट होगी? टैक्सेबल सप्लाई, नॉट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी मिनिमम सप्लाई अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो सप्लाई है वो हमने बस 10,000 रुपये की कर दी, उसको पे TDS कटेगा, ऐसा नहीं है। जो उसकी मिनिमम अमाउंट है, आपका एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर या फिर 2.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट बोला है, ये क्यों बोला है आगे पता चल जाएगा। इसके बाद अगर भाई आपका इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से कम है तो आप इसको पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पे नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप TDS नहीं काट सकते अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 2.5 लाख से कम है। बट हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2, दोनों का नेचर क्या है? सेम है। भाई हमने जो TDS जो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 था वो हमने 1 अप्रैल को लिया था, कॉन्ट्रैक्ट 2 हमने 15 अप्रैल को लिया है। दोनों की जो अमाउंट है वो आपकी एक की 1 लाख है, सो एंड एक की 2 लाख है। यहाँ पे क्या TDS लगेगा? सो द आंसर इज यस, TDS लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यहाँ पे आपकी नेचर सेम है, मतलब यहाँ पे दोनों का नेचर सेम है तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे। क्या बोला? यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे। भैया आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी भैया पूछिए, कि अगर TDS इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है और हम इसको एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन यहाँ पे होगी आपकी बच्चा कि आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका डिफरेंट नेचर का था और जो आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका डिफरेंट नेचर का है। देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड दैट इज आपका नेचर सेम होना चाहिए, नॉट आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर यहाँ पे सेम होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ तक छोटी सी समरी दे देता हूँ कि हमने TDS में क्या पढ़ा। सबसे पहले TDS आपका 1 अक्टूबर 2018 में आया था। इसकी सर्टेन परसेंटेज 2% है जो कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई पे कैलकुलेट होती है। मैं टैक्सेबल सप्लाई को इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लोग यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे TDS कैलकुलेट कर देते हैं पेपर में, बट एक्चुअल में आपको टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर पे कैलकुलेट करना है TDS। GST पे इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका हम छोटा सा इलस्ट्रेशन वर्बली बता देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको डालना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अगर आपका पर्सन ए की पेमेंट आपकी 3 लाख है, ठीक है, लेट्स से कि आपका 10% GST है, आसान ले रहे हैं, 10% GST की अमाउंट नहीं होती, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, सो आपकी टैक्सेबल सप्लाई कितनी है? 3 लाख है। टैक्सेबल सप्लाई कितनी है आपकी? 3 लाख है, राइट। लेकिन जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो कितनी है? 3.3 लाख। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि TDS किस पे लगेगा? सो TDS आपका 3 लाख पे लगेगा, राइट। TDS यहाँ पे 3 लाख का लगेगा। यहाँ पे हम 2 पर्सन लेते हैं, पर्सन ए जिसका नाम आर्यन है, पर्सन बी जिसका नाम शौर्य है। आर्यन एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, मैंने गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई किया, मैं सप्लायर हूँ और उसकी पेमेंट 3 लाख निकल के आई एक्सक्लूडिंग GST एंड इंक्लूडिंग GST उसकी अमाउंट 3,30,000 थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो TDS है आपका 2% है, सो 3 लाख का 2% जो कि आपका होता है 6,000। अभी आर्यन मुझको पेमेंट कितने करेगा? यहाँ पे क्या वो पेमेंट 3,30,000 करेगा मुझे? सो द आंसर इज नो। तो वो एक्चुअल में पेमेंट कितने करेगा? 3,30,000 माइनस 6,000, तो उसकी पेमेंट कितनी हो गई? 3,24,000 मुझको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, मुझको पेमेंट मिलेगी। आई होप आपको पेमेंट ऑफ TDS भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी हम TDS क्यों करते हैं, TDS गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्यों रही, पता चल गया, जिससे कि जो अमाउंट जो वैल्यू सप्लाई है वो गवर्नमेंट को पता चल जाए और टैक्स चोरी ना हो। ठीक है भाई, TDS का फायदा क्या है?
जो आपका सप्लायर है, लाइक मी, मैं सप्लायर था इस केस में, राइट। सो मैं यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी पेमेंट ऑलरेडी 6000 की जा चुकी है, मैं उतने का आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ जब मैं अपनी जीएसटीआर फाइल करूँगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे भैया एक बात बताओ कि क्या हर केस में टीडीएस लग सकता है? अभी हम पढ़ेंगे कि भाई टीडीएस में क्या क्या एग्जाम्पशन है, ठीक है। किस किस केस में हम टीडीएस नहीं कर सकते, टीडीएस हम डिडक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर if the value of contract is more than 2.5 lakh, the TDS should not be deducted if the place of supply and the place of recipient is different। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। नहीं भैया नहीं आई, आगे समझते हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी रेसिपिएंट का प्लेस है और जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपका सेम रहना चाहिए। समझ गए? हाँ जी भैया समझ गए। क्या नहीं समझे? आगे समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। भाई यहाँ पे सप्लायर की जो प्लेस है वो आपका यूपी है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई यूपी है। यूपी जिंदाबाद। यहाँ पे आपकी जीएसटी चार्ज होगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है और इस केस में आपका टीएसटी एप्लीकेबल है। समझ में आया? हाँ जी भैया आ गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे सप्लायर की प्लेस बेंगलोर है, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो आपकी मद्रास है, रेसिपिएंट का प्लेस भी मद्रास है, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? बोलो भैया आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे भी टीडीएस हम काट सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लायर जो आपको बिहार है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपका बिहार है, बट प्लेस ऑफ रेसिपिएंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लायर। बात समझ में आ रही है? इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा बच्चा। क्यों नहीं लगेगा भैया? यहाँ पे इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि आपकी जो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट है वो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट की है एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट उन्होंने क्या बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई and place of supplier should not different from place of recipient। बात समझ में आ रही है? place of supply and place of supplier should not different from recipient। बात समझ में आई? हाँ जी भैया आ गई भैया। लेकिन दूसरे केस में भी तो मद्रास अलग है यूपी एंड बिहार से, तो इस केस में मैंने यहाँ पे आईजीएसटी लगाया है, तो इस केस में टीडीएस क्यों एप्लीकेबल हुआ? क्योंकि आपका ये आईजीएसटी है, इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम थर्ड एग्जाम्पल में देखें, दोनों का प्लेस ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई सेम प्लेस में तो यहाँ पे इंटर स्टेट होनी चाहिए, लेकिन जो रेसिपिएंट की प्लेस है वो मद्रास है, तो इस केस में यहाँ पे आईजीएसटी होना चाहिए। सो इसी कंफ्यूजन को हटाते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे टीडीएस ही एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ जी भैया आ गई। नेक्स्ट चीज़ पढ़ो अब यहाँ पे भाई, टीडीएस जो आपका डिडक्टर है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको टीडीएस में उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। बात समझ में आ गई? रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? रजिस्ट्रेशन आपका जीएसटी के अंडर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, आगे पढ़ेंगे। भाई ये आपका कंपलसरी है, कि भाई जो टीडीएस डिडक्टर है वो अपना आपको रजिस्टर कराए और उसके लिए कोई भी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जी भैया आ गई। भैया द डिडक्टर हैज़ ए प्रिविलेज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी विदाउट इवन पैन कार्ड। भाई पैन कार्ड ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ जी भैया हाँ। लेकिन डिडक्टर को पैन कार्ड के बिना भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर किया जा सकता है, बिकॉज ही कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन यूजिंग हिज टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, वो टैन जो कि आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर से भी वो आप अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ो इस सब बात को, आगे पढ़ते हैं। अभी जो टीडीएस है वो डिपॉजिट कब करना है ये और बता दो भैया। टीडीएस ना आपको कब डिपॉजिट करना होता है? लेट्स से कि मेरी आपकी
जो सप्लाई की पेमेंट है वो मैंने आपकी अप्रैल में करी, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद क्या आता है भैया, मई आता है। सो मई 10 तक आपके पास टाइम है कि आप TDS को डिपॉजिट करो गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया आ गई। अब भैया इसको वर्ड में और बता दो, तो इसको वर्ड में बताते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स शुड बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट बाय द डिडक्टर बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, आने वाला मंथ। द डिडक्टर वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट if the tax deduct is not deposit with the prescribed time limit। भैया उसकी पेनल्टी कितनी लगेगी? सो उसकी पेनल्टी लगेगी 100 पर डे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? लेकिन आपने बोला था कि वो ITC क्या कहते हैं, ITC वो अपना आप क्लेम कर सकता है, वो कैसे करेगा? तो भाई जो आपका डिडक्टर है उसको आपको TDS सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है। ये कैसे होता है भाई? ए TDS सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर, जो कि पर्सन डिडक्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ GSTR 7A। बात समझ में आ रही है? उसको GSTR 7A फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिससे जो TDS सर्टिफिकेट है वो डिडक्टी के पास चला जाए और उसके पास, जिससे वो आपका ITC क्लेम कर सके विद इन 5 डे ऑफ क्रेडिटिंग टू द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? लेट्स से कि मैंने आपकी 9 मई को मैंने पेमेंट कर दी, हाँ जी भैया कर दी। उसके आने वाले 5 दिन बाद क्या वो TDS सर्टिफिकेट बना सकता है? नहीं बना सकता। भैया क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पर तो लिखा है वो आपका जो आपका 10th ऑफ मई है उसी ड्यूरेशन के अंदर उसको पेमेंट भी करनी है और इसको TDS और उसको GSTR फॉर्म भी फिल करना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ जी भैया आ गई। सो यही था आपका TDS। दिस इज ऑल अबाउट TDS। बात समझ में यहाँ, आई होप आपको TDS समझ में आ गया होगा। और अगर TDS से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। भाई यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपको करना है और बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड कीप स्माइलिंग, कीप किलिंग।